एवरीवन, ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी और मैं हूँ डॉक्टर मधु कटियार। प्रीवियस ईयर्स पेपर रिवीजन श्रृंखला में आज हम सिविक्स टीजीटी 2011 का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। मानवीय संबंधों के किसी भी स्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो ये परिभाषा रॉबर्ट डहेल की है। रॉबर्ट डहेल ने परिभाषित करते हुए कहा था कि मानवीय संबंधों के उस स्थायी समूह को राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं जिसमें शक्ति, शासन एवं सत्ता शामिल हो। सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप है। यह व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यह कथन किसका है? यह कथन लीकॉक का है। सीले तथा लीकॉक जैसे विद्वानों का कहना है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है, और लीकॉक ने जो है राजनीति विज्ञान को सरकार के रूप में जो है परिभाषित किया है। मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है किंतु पग पग पर जंजीरों से जकड़ा हुआ है। यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? तो ये जो प्रसिद्ध उक्ति है ये रूसो की है। रूसो ने 1762 में अपनी कृति सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो है ये कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। शक्ति ही नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है। विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट। तो ये T.H. ग्रीन कहते थे कि राज्य का आधार शक्ति नहीं है वरन इच्छा है। रक्त संबंध से समाज बनता है और कालांतर में समाज से राज्य बनता है। तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ये कथन किसका है? तो ये कथन मैकाइवर का है। मैकाइवर कहते थे कि जो है रक्त संबंध से समाज बनता है और कालांतर में समाज से राज्य। मैकाइवर राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत के समर्थक हैं, और ऐतिहासिक सिद्धांत के अंतर्गत राज्य के विकास में जो सहायक तत्व हैं उनमें है रक्त समूह, संपत्ति, रीति रिवाज, शक्ति, नागरिकता, सामाजिक आर्थिक गतिविधियां, राजनीतिक चेतना इत्यादि। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की अवतारणा है। यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? तो यह प्रसिद्ध हीगल की है। हीगल के अनुसार राज्य या राजनीतिक समाज ऐसा साधन नहीं है जिसे मनुष्य की व्यवहारिक तर्क बुद्धि के द्वारा व्यक्ति उन्मुख लक्ष्यों की ओर सिद्ध के लिए गढ़ा गया हो। उनका मानना था जो राज्य है वो पृथ्वी पे ईश्वर का पदार्पण है। संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर वो सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश न हो। तो संप्रभुता की यह परिभाषा किसने दी है? तो साथियों, संप्रभुता की यह जो परिभाषा है जीन बोंदा ने दी थी। जीन बोंदा फ्रांस का विचारक है और उसने यह परिभाषा अपनी कृति द 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक 1576 में दिया था। और बोंदा जो है संप्रभुता सिद्धांत का जो वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला प्रथम विचारक है। कानून संप्रभु की आज्ञा है, यह कथन किसका है? तो ये कथन जॉन ऑस्टिन का है। स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है, यह उक्ति किसकी है? स्वतंत्रता के संबंध में यह युक्ति जो है सीले ने कहा था। उन्होंने कहा था स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है। स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है वह समानता में निहित है। तो ये मानते हैं पोलार्ड कहते हैं कि जो स्वतंत्रता की समस्या है उसका एकमात्र हल है वह समानता में निहित है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। लोकतंत्र की यह सर्वमान्य परिभाषा किसने दी है? तो लोकतंत्र की यह जो सर्वमान्य परिभाषा है अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दिया है, और उन्होंने 1863 में डेविस वर्ग नामक स्थान में जो भाषण दिया था वहाँ पर इन्होंने लोकतंत्र को कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप तथा बल प्रयोग द्वारा होती है। यह कथन किसका है? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने जो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में शक्ति को महत्वपूर्ण मानना है, और उनका ही मानना था कि जो सरकार की जो उत्पत्ति होती है वो बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई है।
राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है, यह कथन किसका है? तो राजनीतिक चिंतन का जो प्रारंभ है हम तभी जानते हैं कि सुकरात से शुरू होता है और फिर प्लेटो अरस्तु से होते हुए एक लंबी श्रृंखला बनती है। और इस संबंध में यह कथन है बारकर का। अधिकांश पाश्चात्य विद्वानों की धारणा है कि राजनीतिक चिंतन को जन्म देने का श्रेय यूनानियों को है और उसे विकसित यूरोपवासियों ने किया। इन क्षेत्रों में पूर्व के देशों का कोई योगदान नहीं है। बारकर ने लिखा है, राजनीतिक चिंतन का श्री गणेश यूनानियों से होता है। उसके जन्म का यूनानी मानव का शांत तथा स्वच्छ तर्क बुद्धि के साथ संबंध है। अगला प्रश्न है, राज्य के अंतर्गत यदि राजा चोरी का पता लगवाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए यह पाप के समान है। तो यह कथन किसने कहा था? तो ये भारतीय विचारक जो है मनु ने कहा था कि यदि राजा चोरी का पता लगाने में असमर्थ होता है तो यह उसके लिए पाप के समान है। परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है, यह कथन किसका है? तो ये कथन महात्मा गांधी का है। संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों के अधिकार निश्चित करता है, यह कथन किसका है? तो ये जो परिभाषा दी है संविधान के विषय में, ये अरस्तु की है। अरस्तु के द्वारा प्रयुक्त शब्द पॉलिटी है, जिसका अंग्रेजी रूपांतरण कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अरस्तु पॉलिटिया शब्द की व्याख्या व्यापक अर्थों में किया करता है। अरस्तु का कहना है कि संविधान राज्य के पदों की वह व्यवस्था है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि राज्य कैसा है, राज्य का क्या कार्य होना चाहिए, राज्य नागरिकों के लिए कैसे अधिकार होने चाहिए एवं राज्य का विशेष एवं सर्वोच्च पद किसे मिले, यह सब संविधान द्वारा ही निश्चित होता है। लिखित तथा अलिखित संविधानों में भेद मात्रा का है, गुण का नहीं, यह कथन किसका है? तो ये कथन गार्नर का है। लिखित और अलिखित संविधानों में भेद करते हुए उन्होंने कहा था। यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया? तो यूनेस्को ने सन 1948 में राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र को निर्धारित किया है और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है ये यूनेस्को ने सितंबर में 1948 में एक सम्मेलन आयोजित किया था। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है तो साथियों राज्य के 4 तत्व होते हैं, निश्चित जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है वो संप्रभुता होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है? तो जो सीले हैं, हॉलैंड हैं, ये विचारक जो है निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानते हैं। राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो राज्यों का जो वर्गीकरण सर्वप्रथम है वो अरस्तु ने किया था। संख्या के आधार पर उसने वर्गीकरण किया था और नैतिक आधार पर, अर्थात शासन करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य क्या है, इन 2 आधारों को आधार बनाते हुए राज्यों का वर्गीकरण अरस्तु द्वारा किया गया था। सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक कौन है? तो जॉन लॉक जो है सीमित संप्रभुता के सिद्धांत के जनक हैं और जॉन लॉक को उदारवाद का जनक भी माना जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है तो साथियों जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला जो देश है वो स्विट्जरलैंड है और स्विट्जरलैंड के जो 5 कैंटन में आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जर्मनी में हिटलर ने किस प्रकार के शासन की स्थापना की थी? तो हम सभी जानते हैं कि हिटलर ने जर्मनी में नाजीवाद यानी तानाशाही शासन व्यवस्था की स्थापना की थी। राज साधन है, साध्य नहीं है, यह कथन किसका है? यह सिद्धांत किस सिद्धांत से मैच करता है? तो ये व्यक्तिवाद से संबंधित है। मानव विवेक में आस्था निम्न में से किस विचारधारा में है? तो उदारवाद जो है मानव विवेक में आस्था रखता है और उदारवाद का जनक जो है जॉन लॉक को माना जाता है। फांसीवाद का जन्म कहाँ हुआ था या किस देश में? तो फांसीवाद का जो जन्म है वो इटली में हुआ था और नाजीवाद का जन्म जो है वो जर्मनी में हुआ था। और फांसीवाद का जनक जो है मुसोलिनी को माना जाता है और जो नाजीवाद का जनक है वो हिटलर को माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीयता का विरोध किया है तो फांसीवाद और नाजीवाद ये दोनों ही विचारधाराएं जो है अंतर्राष्ट्रीयता का विरोध करते हैं क्योंकि ये उग्र राष्ट्रीयता में विश्वास करती हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत निम्न में से किसका है?
तो वैज्ञानिक समाजवाद की व्याख्या करते हुए कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंगल्स ने जो है वैज्ञानिक समाजवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप निम्न में से किस विचारक ने दिया था? तो साथियों, जो अरस्तु है, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता या जनक माना जाता है और उसने राजनीति विज्ञान को सुपर साइंस या सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दी थी। और उसने जो है राजनीति विज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक करके जो है वैज्ञानिक रूप में अध्ययन किया था। इसीलिए अरस्तु को जो है राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। समान इच्छा के सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया था? तो समान इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादक रूसो है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये जो है इंग्लैंड के निवासी बेंथम ने किया था। और उसका मानना था कि जो है राज्य के जो कार्यों का आधार है वो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को मानना चाहिए। उपयोगितावाद के सिद्धांत का जनक जो है बेंथम को माना जाता है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादित कार्ल मार्क्स ने किया था। वैसे अर्थशास्त्र में जो अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का जो प्रारंभ किया था वो एडम स्मिथ, रिकार्डो और माल्थस ने किया था। अतिरिक्त मूल्य वह मूल्य होता है जब किसी वस्तु के उत्पादन में लगा कुल खर्च और बाजार में जितने दामों पर वो बेचा जाता है, इन दोनों के बीच के जो अंतर होता है वो ही अतिरिक्त मूल्य होता है और जिसे पूंजीपतियों द्वारा अपने लाभ के रूप में रख लिया जाता है। प्राणरक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो साथियों, जो प्राणरक्षण के सिद्धांत का जो प्रतिपादक है वो मनु है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है लेनिन का है। राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किसका है? तो ये जो मानना है, राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं व्यक्तिवादी विचारक, और राज्य को एक अनावश्यक बुराई जो मानते हैं वो अराजकतावादी मानते हैं। और समाजवाद राज्य को एक सकारात्मक अच्छाई मानता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन था? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो साथियों, सप्तांग सिद्धांत के जो पहले प्रतिपादक हैं वो मनु हैं और बाद में कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की है। प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? तो दार्शनिक का शासन ये है इसकी विशेषता। अविवाहित वर्ग के लिए संपत्ति व परिवार का साम्यवाद भी है। नर नारी के समान अधिकार की भी बात प्लेटो करता है, लेकिन पुरुष प्रधान परिवार की बात प्लेटो नहीं करता है। तो इस प्रकार विकल्प नंबर डी हमारा सही है, ये उसमें नहीं आता है। अध्यक्षात्मक सरकार किस देश में है? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका में है और भारत तथा इंग्लैंड में संसदात्मक शासन प्रणाली है। अध्यक्षात्मक प्रणाली शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम वॉल्टर बेजहार्ट ने किया था। नागरिकता प्राप्त करने का निम्न में से कौन सा साधन है? तो जन्म के आधार पर व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त हो जाती है। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में जो है नागरिकता का प्रावधान किया गया है और नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया है, जिसमें उल्लिखित है कि जन्म द्वारा, वंश द्वारा, परंपरा द्वारा, देशीकरण, पंजीकरण, भूमि विस्तार इत्यादि के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारतीय संसद में नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारतीय संसद में जो नागरिकता अधिनियम है 1955 में पारित किया गया है। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है और निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र आयोग है। भारत के किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया? तो यह प्रश्न भी कई बार रिपीट हुआ है और कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे भारतीय संविधान में: समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता।
भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, भारतीय संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना था। और संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जैसे कि 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत कहाँ से ग्रहण किया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को ग्रहण किया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत का तात्पर्य यह होता है कि जो है सर्वोच्च न्यायालय को यदि ऐसा लगता है कि कोई भी प्रावधान ऐसा बनाया गया है जो संविधान के अनुकूल नहीं है या उसकी समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है, तो वह कानूनों की समीक्षा कर सकता है, और यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल नंबर 137 के अंतर्गत प्राप्त है। प्रदत्त विधान किया जाता है, तो प्रदत्त विधान की जो व्यवस्था है वो कार्यपालिका द्वारा की जाती है, और प्रदत्त विधान का तात्पर्य यह होता है कि उच्चस्थ अधिकारियों द्वारा अधीनस्थों को निर्धारित सीमाओं में कार्य करने हेतु अधिकार प्रदान करने से। दूसरे शब्दों में, प्रत्यायोजन एक प्रक्रिया है जिसमें कार्यभार को कम करने के लिए अन्य व्यक्तियों को अपने कार्य का कुछ भाग आवश्यक अधिकारों सहित सौंपना प्रत्यायोजन कहलाता है। द्विसदनात्मक व्यवस्था वाला देश है, तो भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, जैसे केंद्र में जो है लोकसभा और राज्यसभा है, इसी प्रकार से राज्यों में जो है विधानमंडल के अंतर्गत विधान परिषद तथा विधानसभा है। भारत में कौन सी विधि राज्यसभा के चुनाव में प्रयुक्त होती है? तो जो राज्यसभा के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष विधि अपनाई गई है। निम्नलिखित में से संघीय शासन की क्या विशेषता है? तो संघीय शासन के अंतर्गत जो शक्तियों का विभाजन वो केंद्र राज्य के मध्य संविधान द्वारा कर दिया जाता है, और इसकी जो विशेषताएं होती हैं: लिखित एवं कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, और व्यवस्थापिका के उच्च सदन में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व इत्यादि। संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, दक्षिण अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया जो इत्यादि देश हैं, इनमें संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में कौन सी प्रणाली है? संघात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक होते हुए भी एकात्मक व्यवस्था। साथियों, तो भारतीय संविधान में जो संघात्मक प्रारूप को एकात्मक व्यवस्था के साथ अपनाया गया है। द ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो ये बहुत प्रसिद्ध कृति है, ये जॉन लॉक की है, और जॉन लॉक ने 1690 में इसकी रचना की थी, और इसी में जॉन लॉक ने राज्य की उत्पत्ति के दैवी अधिकारों की सिद्धांत का खंडन किया था, और जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक समझौता, सामाजिक संविदा का लेखक कौन था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना जो है रूसो ने किया था 1762 में, और इसी में इसने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा होता है। रूसो की जो अन्य कृतियां हैं वो इस प्रकार हैं: डिस्कोर्सेज ऑन द साइंस एंड आर्ट्स, डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन एंड फाउंडेशन ऑफ अनइक्वलिटी 1755, एमिल, कन्फेशंस, डायलॉग्स और रिवरीज। साथियों, जो डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन एंड फाउंडेशंस ऑफ इनइक्वलिटी 1755 है, इसी में रूसो ने अपने समानता संबंधी विचार दिए थे। उसमें समानता को उसने 2 प्रकार की समानता विभाजित किया: प्राकृतिक समानता और परंपरागत समानता। तो प्राकृतिक समानता या विषमता के अंतर्गत उसने ये माना कि जो प्रकृति ने मनुष्यों को बनाया है वो असमान है और व्यक्ति द्वारा इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो परंपरागत विषमता के सिद्धांत का प्रतिपादित किया था ये व्यवस्था की देन है या समाज की देन है और इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। रिपब्लिक ग्रंथ की रचना किसने की? तो रिपब्लिक जो है प्लेटो की अति महत्वपूर्ण कृति है, और इसको जो है एक अन्य शीर्षक के नाम से कंसर्निंग जस्टिस भी कहा जाता है।
विधि शास्त्र पर व्याख्यान यानी लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इस पुस्तक की जो रचना है वो जॉन ऑस्टिन ने की थी। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? तो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो है लास्की की रचना है, और लास्की एक महान लेखक थे और उनके ग्रंथों की एक लंबी सूची है जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण और प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं। एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो उन्होंने 1925 में लिखी थी, अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट 1918 में, लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट, द स्टेट इन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस 1934 में, एन इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिक्स, द अमेरिकन प्रेसिडेंसी, द अमेरिकन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इन क्राइसिस 1933। ये लास्की की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो पॉलिटिक्स अरस्तु की महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसको उसने 8 भागों में बांटा है। अरस्तु के प्रमुख राजनीतिक विचार निम्नवत हैं: राज्य संबंधी विचार, नागरिकता संबंधी विचार, न्याय संबंधी विचार, संविधानों का वर्गीकरण, क्रांति संबंधी विचार, दासता संबंधी विचार। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है और अरस्तु को संविधानवाद का भी जनक माना जाता है। पॉलिटिक्स आइडियल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो पॉलिटिक्स आइडियल्स नामक पुस्तक के लेखक C.D. बर्न्स हैं। यहाँ पे एक बात ध्यातव्य है कि पॉलिटिक्स आइडियल्स नाम की 2 पुस्तकें लिखी गई हैं। एक के लेखक C.D. बर्न्स हैं जबकि दूसरे के लेखक ब्रटन रसेल हैं। राजनीतिक अर्थशास्त्र की एक समीक्षा नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये जो कृति है ये कार्ल मार्क्स की कृति है। डिस्कोर्सेज आर्ट एंड साइंस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो डिस्कोर्सेज ऑन द आर्ट एंड साइंस के जो लेखक हैं वो रूसो हैं। नैतिकता तथा व्यवस्थापन के सिद्धांत का परिचय नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक है वो बेंथम है। इसको इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन भी कहते हैं। पुस्तकों के नाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में याद होने चाहिए क्योंकि पुस्तकें कभी हिंदी में और कभी अंग्रेजी में पूछी जाती हैं, तो ये अच्छा ये है कि दोनों ही भाषाओं में इसको अच्छे से याद किया जाए। और इस सीरीज़ का अंतिम प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार आरंभ किया था? तो उन्होंने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया था। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किया। 240 किलोमीटर की यात्रा 24 दिनों में तय की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा। तो ये वर्ष 2011 का TGT पेपर हमने नागरिक शास्त्र का सॉल्व किया। साथियों, हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।